तेजस्वी के सीएम बनने का जहाँ सवाल है, सबसे पहले मैं तेजस्वी जी की ही बात करता हूँ। जी। वो संभव नहीं है। वो जो इतना दागदार उनका छवि है, उनका बैकग्राउंड इतना गड़बड़ है, और वो बोलते कुछ हैं करते कुमार का ग्राफ थोड़ा कमा है। नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ हुए। कांग्रेस का उसमें वर्चस्व था, हमारे गांव में भी, बरबीघा में भी, शेखपुरा में, राजो बावैसा, छतरपुर, शेखपुरा जिला में राजनीति के पुरोधा थे। उनका वर्चस्व था, सत्ता उनकी चेरी सब दिन रही, सत्ता उनकी चेरी थी। तो हमारे गाँव में कांग्रेसियों का बोलबाला था। तो अस्त्र शस्त्र का भी अगर प्रयोग करने की सब चीज की व्यवस्था हमने की थी, और पूरी मुस्तैदी से हमने उनको। नमस्कार। आज मैं अपने पॉडकास्ट में एक नए अतिथि के साथ हूँ। वैसे तो अधिवक्ता हैं और विधिक संघ के अभी सचिव भी हैं, परंतु इनके पास राजनीति का एक बड़ा अनुभव रहा है। 1974-77 के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से इन्होंने राजनीति में दस्तक दी है और वहाँ से लगातार सक्रिय रहे हैं और ग्रामीण स्तर की राजनीति की भी समझ है और कई चुनाव को इन्होंने देखा है। चुनाव के उस दौर 90 के दशक को भी देखा है। आज देश में वोट चोरी का जो मामला सुर्खियों में है और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बवाल हो रहा है, तो हम इनसे इसीलिए चर्चा के लिए बैठे हैं कि वह दौर कैसा था जब वोट की डकैती, लूट या कहिए कि सब कुछ होता था। विपिन बाबू, बहुत आपका स्वागत है। सर, आप अधिवक्ता हैं, पर हम जानते हैं कि आप राजनीति में बहुत पैठ रखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप युवा काल में राजनीति में कैसे दस्तक दिए। कॉलेज में पढ़ता था और स्वाभाविक रूप से एक हमारे अभिभावक बरबीघा में हुआ करते थे, स्वर्गीय डॉक्टर रामजी सिंह, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे साथ उनका जो संबंध था उसको शब्द में हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते। उनका हम पे बहुत एहसान रहा है, और उस स्तर का आदमी बरबीघा में बिरले उस समय भी थे। आज के समय में तो कोई उनका जोड़ा, कोई सानी उनका बरबीघा में नहीं है। तो उनकी ही प्रेरणा से उन्होंने ही जबरन हमको राजनीति में लाने का काम किया। श्री कुमार जी ने हमको राजनीति में नहीं लाया, हमको डॉक्टर रामजी सिंह जी ने राजनीति। सच्चाई है। तो हम इसमें बीच में इंटरप्ट कर देते हैं कि पत्रकारिता ज्वाइन करने में 2-3 सालों तक उनका ही सानिध्य हमको रहा, सब कुछ वही सिखाया है। चलिए। 1977 में श्यामनंदन मिश्र जी लोकसभा का उम्मीदवार बनकर हम लोगों के बीच आए। 1977 में जी। और सक्रिय रूप से उस चुनाव में मैंने अपनी भूमिका निभाई, जितनी हमारी सामर्थ्य थी, जितना हमारा ज्ञान था, अपने स्तर के मुताबिक उतनी मेहनत हमने की, उन्हीं की अगुवाई में, डॉक्टर रामजी सिंह जी की अगुवाई में। ठीक। और पहली बार मैं बूथ पे पोलिंग एजेंट भी बना श्याम बाबू के इलेक्शन 1977 में। और अभी भी आंकड़े होंगे, उपलब्ध होंगे, रिकॉर्ड उसका होगा। हमारे बूथ से श्याम बाबू लीड किए। अच्छा। और अपार खुशी हमको मिली जब मतगणना हुआ। उसके बाद जो जानकारी मिली, मतगणना में भी मैं शामिल हुआ था, तो हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं रही कि हमारे बूथ से श्याम बाबू लीड किए। 2 बूथ था, दोनों बूथ से। तो उसमें श्याम बाबू जीते थे क्या? हाँ, अच्छा, चुनाव जीते। वोट कैसे हुआ? बोगस वोटिंग हुआ या बूथ कैप्चर किए? आप लोग क्या किए? वोट तो फेयर वोट उस समय नहीं पड़ता था, जैसा हम लोगों के पास ट्रेंड था कि लाठी, बम, गोली। फेयर वोट नहीं होता था। जो लोग बलवान होते थे, वाइल्ड प्रोसीजर का जो को एडॉप्ट करते थे, जिनके पास बाहुबल था, धनबल था, वो तो निश्चित रूप से वोट को प्रभावित करते थे। लेकिन हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस का उसमें वर्चस्व था। हमारे गांव में भी, बरबीघा में भी, शेखपुरा में, राजो बावैसा, छतरपुर, शेखपुरा जिला में राजनीति के पुरोधा थे। राजनीति में उनका वर्चस्व था, सत्ता उनकी चेरी सब दिन रही, सत्ता उनकी चेरी थी। तो हमारे गांव में कांग्रेसियों का बोलबाला था। और उसके विरोध में हमने नौजवानों को एकत्रित किया और पूरी ऊर्जा के साथ, और उनका हर स्तर पर मुकाबला कैसे हो सकता है। उस जमाने में जो अस्त्र शस्त्र का भी अगर सब चीज की व्यवस्था हमने की थी, और पूरी मुस्तैदी से हमने उनको
तो उसमें शिकस्त देने का काम किया। उसमें बूथ कैप्चरिंग का प्रयास हुआ या मारपीट के प्रयास भगाने हुआ, का प्रयास हुआ? प्रयास हुआ, उसमें अड़ना पड़ा होगा। बहुत की कहा है, मैंने मारपीट भी हुई, 2-4 लोगों के साथ मारपीट जबरदस्त रूप से हुई, रगेता रगेती बूथ पर से भी जबरदस्त रूप से हुआ, लेकिन बूथ कोई कब्जा नहीं कर पाया। हमारे यहाँ फेयर हुआ और तो फेयर बूथ में बचाने में संघर्ष बूथ करना बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसा हर जगह होता होगा? बिल्कुल सब जगह, जहाँ जहाँ एक तरफा वोट होता था, जहाँ रेसिस्ट करने वाले लोग नहीं थे, जो मुकाबला नहीं कर सकते थे कांग्रेस के खिलाफ, जो अड़ नहीं सकते थे, उन बूथों पर एक तरफा की कहले वोट की, मतलब कांग्रेस के खिलाफ बूथ कैप्चरिंग को बचाने के लिए रणनीति बनती थी क्या उस रणनीति समय? बनती थी उस समय कि कैसे हम लोग बचाएं। हम ये लोग लूटने वाले नहीं थे, हम लोग बचाने वाले थे, लेकिन लूट की एक परंपरा रही थी, लंबी अवधि से ये सिलसिला चलता आ रहा था, तो इसके लिए सजग रहना पड़ता था, उसके लिए हर मुकाबला के लिए तैयार रहना पड़ता था। वोट होता होगा, अब अपने वोट को कैसे बचाएं इसके लिए जद्दोजहद इसके लिए करना पहले पड़ता, से कुछ तैयारी करना तैयारी पड़ता करनी पड़ती थी। तैयारी करनी। दुश्मन जो मुकाबला में है, जो लोकल लोग हैं, जहाँ 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 हमारे कार्यकर्ता होते थे, जिस गांव में भी होते थे, तो उनको सजग करते थे, ट्रेनिंग देते थे, कैसे विरोध करोगे उसका, कैसे मुकाबला करोगे, उसके लिए किसकी किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन चीज़ों की आपूर्ति भी हम लोग करते थे। सच बात ये है। तो उस चुनाव का एक ये अनुभव रहा। अच्छा, उसमें चुनाव उसके बाद 90 के दशक तक जैसा हम लोग हाँ, उसको देखे भी हैं। हाँ, कोई आदमी अगर हमारे फेवर का नहीं है, हम उस गांव के दबंग हैं, अगर वोट देने के लिए चला गया तो या तो उसको मारपीट कर भगाया जाता था या बाद में भी उसको टॉर्चर किया जाता था। ये सब कुछ ऐसा कोई अनुभव आपके बिल्कुल पास? बिल्कुल। ये सिलसिला 90 तक चलते रहा, 90 के दशक तक तो पूरी तौर पर चरम पर था। और जो सत्ताधीश होते थे, बाद में भी चुनाव के बाद उसको प्रताड़ित किया जाता था। वैसे लोगों को जो मुखालफत करता था, जो बूथ पर अड़ने का काम करता था, जो विरोध करता था, उसको सब तरह से प्रताड़ित करने का काम किया जाता था। जैसे कोई अनुभव सब? ढेर सारे इलाके के लोग थे जिनको झूठे मुकदमों में फंसाया जाता था। हाँ, हमारे पंचायत के का कुटौत पंचायत, पिंजरी पंचायत में कुटौत गांव आता है, वहाँ के राम सिंह वगैरह लोग थे, उन लोगों को किकाल जेल भेजा गया, उनको झूठा फंसाया गया, बरसों तक केस लगा गया। मैंने केस लड़ने का काम किया, मुफ्त में उनका केस मैंने लड़ा। अधिवक्ता थे तब? अधिवक्ता। आप तो बच गए होंगे अधिवक्ता के वजह से? हाँ, अधिवक्ता की वजह से हम पे आँच नहीं आई। एक बहुत सशक्त जमात हमारे साथ रहती थी, इसलिए हमको कभी परेशानी नहीं हुई। हमने तो खुल के मुखालफत किया, विरोध किया, मंच से भी किया, बूथ पे भी किया, बैनर दिखा के भी किया, काला झंडा दिखा के भी किया वैसे लोगों का, लेकिन कोई आँच नहीं आई। अच्छा, समाजवादी आंदोलन में कांग्रेस का मुखर विरोध के रूप में आप लोग राजनीति में दस्तक दिए, तो कोई ऐसा वाकया जो कहीं कोई बूथ कैप्चर कर लिया हो, आप लोग के पास सूचना पहुंचा हो, कुछ ऐसा याद है आपके पास? कोई गांव में बहुत बड़ा एकदम हो गया हो घटना बूथ कैप्चरिंग का या मारपीट का, ज़बरदस्ती बूथ लूट लेने का, या कैसे बूथ लूट लिया जाता था, ये सब कुछ? हम लोगों की एक ज़बरदस्त टीम बरबीघा में उस समय हुआ करती थी, और जुबा में शिवकुमार जी निर्विवाद रूप से उस जमात का नेतृत्व किया करते थे। लीडर वही थे। ऑल्दो मैं सीताराम शास्त्री, स्वर्गीय सीताराम शास्त्री जी, महेंद्र नारायण सिंह जो थे उस पंचायत के पूर्व मुखिया थे, और आपके हरिनंदन बाबू पुराने समाजवादी खोजागाछी, इन लोगों का आशीर्वचन, इन लोगों का गाइडलाइन हम लोगों को मिलता था। लेकिन युवाओं का नेतृत्व निर्विवाद रूप से शिवकुमार जी करते थे, और कहाँ कहाँ संभावनाएं होती थी, बूथ लूटेगा सत्ताधारी दल का लोग, तो उससे कैसे निपटा जाएगा, इसकी रणनीति बनती थी। और एक स्क्वाड कहिए उसको, स्क्वाड कहिए उसको, एक टीम कहिए, जो मुकाबला करने के लिए हर स्तर पर तैयार रहता था। और जहाँ जानकारी मिलती थी कि फलना जगह बूथ पर चढ़ गए हम फलना, तो वहाँ जाके उसको रोकते थे। जानकारी कैसे मिलती थी? जानकारी उसमें कि कल मैंने साधन तो कम था, उसमें तो मोबाइल वगैरह भी नहीं था, लेकिन टीम के लोग घूमते रहते थे, कुछ मोटरसाइकिल से, कुछ जीप से, जो साधन उपलब्ध था, और जानकारी होती थी कि वहाँ ये हो रहा है, तो हम लोग वहाँ प्रोसीड कर जाते थे कि कहले वहाँ के लिए चले जाते थे, और वहाँ मुकाबला उसका करते थे, बचाने का प्रयास करते थे। कोई गांव का ऐसा घटना याद है जिसमें बूथ लूट लिया होगा, मारपीट किया होगा, या कुछ बड़ा घटना हो गया होगा? मैं बरबीघा विधानसभा में तो कई एक ऐसी जगह थी जहाँ ये सब घटनाएं होती थी। अहियापुर कुटौत में भी ये घटना हुई थी। हाँ, और हमारे यहाँ तो इसलिए जब हम सक्रिय राजनीति में आए, तब जो दबंग लोग थे, जो खास मने एक जमात थी वहाँ जो कांग्रेस की, शुद्ध रूप से कांग्रेस की, हाँ,
उसको हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया और निर्विवाद रूप से हम लोग काबिज हुए। तो बरसों तक इवन आप ये कल्पना नहीं कीजिएगा, एक बार विधानसभा में हम लोगों ने लड़ाया था, ये भागवत रविदास जो थे, तो हम अपने बूथ से उनको भी लीड कराने का चुनाव, तो हार गए, बहुत कम वोट आया था, हम लोग के उम्मीदवार थे, लेकिन हमारे बूथ से उनको लीड वोट मिला। अच्छा, अब आज वोट चोरी की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि भाई सत्ता पक्ष के लोग चुनाव आयोग पर ही डायरेक्ट हमला हो रहा है कि भाई ये वोट चोरी किया जा रहा है। आप अभी भी सक्रिय हैं समाज में अधिवक्ता के रूप में और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक सक्रियता भी है, तो आपके आसपास कहीं कोई वोट चोरी होता दिख रहा है क्या? अभी जो अभी वर्तमान पुनरीक्षण जो चल रहा है, SIR, देखिए ये SIR तो बहुत पहले होना चाहिए था, समझ गए ना। इतनी गड़बड़ी वोटर लिस्ट में होती है, एक ही वोटर लिस्ट में एक ही व्यक्ति का दो दो जगह नाम होता था, मरे हुए लोगों का नाम होता था, एक वोटर का कई जगह वोटर लिस्ट में नाम होता था, बरबीघा में भी है, तो पटना में भी है, दिल्ली में भी है, सब जगह उनका नाम होता था। तो ऐसे लोगों का नाम तो कटना ही चाहिए था, ऐसे लोगों को तो उससे वंचित किया ही जाना चाहिए था। एक मतदाता, एक आदमी तो एक ही जगह मतदाता नहीं होगा। तो ये तो सरकार का चुनाव को बहुत बढ़िया निर्णय है, उसका अच्छा से पालन होना चाहिए और उसमें सारे लोगों को, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनको सहयोग करना चाहिए उसमें। अच्छा, आप तो पंचायत का चुनाव भी लड़े हैं सर। आज उस जमाने से आज के वोटिंग पैटर्न में क्या बदलाव देखते हैं? पहले मान लीजिए बूथ कैप्चरिंग होता होगा तो 100 लोगों में कितने लोग वोट दे पाते थे? कुछ तो देते होंगे, जो हाँ, जाते होंगे कि हम देवे करेंगे, ऐसा तो लोग रहता हाँ होगा। रहते ही थे। तो पहले कितने लोग ईमानदारी से वोट देते थे? जो लोकतंत्र की बात होती है, संविधान बचाने की बात होती है, तो पहले कितने लोग वोट दे पाते थे अपने मतदान केंद्र पर, और आज उसमें क्या बदलाव देखते हैं? क्योंकि आज आप भी चुनाव पंचायत वगैरह में सक्रिय हैं। बहुत बदलाव हुआ है। अब फोर्सिबली आप मतदाता को मत देने से, वोट कास्ट करने से रोकने में सक्षम नहीं है। मैक्सिमम जगह में जो भी वोटर है वो चाहेगा कि हमको वोट देना है, तो उसको वोट देने से कोई रोक नहीं पाता है। प्रशासन भी सजग रहता है, उसकी सुविधा है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था है, इसलिए अब लूट की संभावना नहीं, बहुत छीन हो गई है। अब खुशामद करके, फुसला के, या किन प्रकार अब प्रभावित कर सकते हैं। धनबल का प्रयोग हुआ है। कुछ लोग पंचायत चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में उसके सहारे की काले लोगों को, जो वोट को प्रभावित किया जाता है। वोटर लोग हैं, जो माने अशिक्षित लोग हैं, जो गरीबी और गुर्बत की जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त हैं, तो थोड़ा सा भी उनको प्रलोभन दे के उनका कि कहले बैलेट पेपर भी ले लेता है या मनमाफिक वोट दिलवा देता है। ये सब पंचायत चुनाव में और जिला परिषद के चुनाव में, और विधानसभा में भी कुछ स्तर पर 2-4-5% लोग होता है। पहले के बनिस्पत अभी के बनिस्पत को कैसे आप देखते हैं? नहीं, बहुत बदलाव हुआ है, पहले से बहुत परिस्थिति बदली है और बदलनी ही चाहिए थी। लोकतंत्र का जो असली मकसद है। अच्छा, एक बात, हम छोटी सी बात अभी याद आई हमको, पहले दलित लोग बूथ पर जाते थे क्या? नहीं जाते थे, उनको सचमुच में हम भी तो देखे हैं। हाँ, नहीं जाते नहीं थे, मतलब सोचते भी नहीं थे कि वोट देना, वोट देने जाएंगे। हो गया कि तोर बदली वोट हम दे देवे तो काहे ले वोट, फलना आदमी हम दे। अगर कोई जा भी रहा है तो कहाँ जा रही हो, जोन जोन पढ़ गए या पढ़ गए कहते हैं तो, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। अब ऐसी बात नहीं। अच्छा, बाजार समिति का सुने चुनाव आप एक बार लड़े थे, तो खूब तैयारी वारी किए थे बूथ बचाने के लिए, क्या हुआ था उसमें? बाजार समिति का चुनाव हम लड़े थे, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, खुद उम्मीदवार पहली बार ही हुए थे। अच्छा, मित्रों ने तो उस समय यंग ही होंगे आप? हाँ, बिल्कुल यंग थे, लेकिन वकालत पेशा में मैं था। उस समय भी मैं अपने बार का सेक्रेटरी था, जिला विधिक संघ शेखपुरा का मैं बन गया था महासचिव। तो मित्रों ने, हमारे शिव कुमार जी ने, रवि बाबू ने, स्वर्गीय रवि बाबू ने, जो हमारे संबंधी भी थे, उन लोगों ने, और जो पार्टी के पुराने जो हम लोगों की जमात के लोग थे विभिन्न गांवों के, वो सारे लोग वहाँ एकत्रित हुए थे और सब लोगों ने सभी जगहों से अपने अपने उम्मीदवार के लिए ये कर रहे थे। तो हमें ही कहा गया था कि आप नॉमिनेशन करवाइए बढ़िया से, कि कह किसी का रद्द नहीं हो, फलना जगह से फलना उम्मीदवार होंगे, फलना जगह से फलना उम्मीदवार होंगे। उसी में इन लोगों ने हमको भी अपने यूनिट से, जो पिंजरी पंचायत था, उससे उम्मीदवार बना दिया था जी। चुनाव लड़े हैं। तो बूथ पर कोई बूथ नहीं था हमारे यहाँ, लेकिन जो उस समय बूथ बनाने में जो मनमानी होता था, कुछ दबंग लोगों के द्वारा, सिलेक्टेड लोगों के स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना मन से बूथ बन जाता था जी। और हम लोग का कुछ चलता नहीं था, तो उसमें हमने विरोध किया इसका। पिंजरी पंचायत में कोई वोटर माने बूथ नहीं था। पिंजरी पंचायत के मतदाताओं को बाजार समिति के चुनाव में शेयर पर
जाकर वोट डालना था। तो आप अपने गांव में बूथ बनवा लिए? तो अपने गांव में हमने सरकार के जो उस समय के तत्कालीन मंत्री थे, रामजीवन बाबू थे, हरिनारायण सिंह थे, शिवनंदन झा सरीखे थे, रामविलास मिश्र सरीखे, जो लोग उस समय सत्ता में थे, उन लोगों से मिलकर मैंने शिकायत की कि इस व्यवस्था में भी वही कांग्रेसी जो मनमानी चलती थी आज भी चल रही है, कोई परिवर्तन की राजनीति नहीं हो रही है। हम लोग इतना दिन से संघर्ष किए, उसकी परिणति क्या है, वह आज भी उसी लोगों की चलती है। इसलिए पिंजरी में एक बूथ हो, इसके लिए उन लोगों ने पूरी तरह से मेरा साथ देने का काम किया। कोई लूटने के लिए भी पहुंचा? हाँ, तो सोकोल जो बरबीघा के कुछ मने लोग वैसे होंगे लोग उस समय, थे, ठीक है। और मार से भी उम्मीदवार थे, अरुण बाबू थे, आपके शेरपर से बवन बाबू थे, मुरारी बाबू थे, हमारे नरेश दा सिंडाई से उम्मीदवार थे उस यूनिट में। ये सारे लोग उम्मीदवार थे। तो शेर पर भी बूथ था, आपके मावर में भी बूथ था, सिंडाई में बूथ था, और हमारे संपूर्ण पंचायत में जहाँ सबसे ज़्यादा मतदाता था वहाँ बूथ ही नहीं था। तो हमने बूथ बदलवा के पिंजरी में बूथ बनवाया। तो वहाँ भी परेशान करने के लिए कि कहा ले दबंग लोग थे, 2-3 गाड़ी से मैक्सी से, टाटा मैक्सी से वहाँ पहुँचे हमको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन किन्हीं का चला उला नहीं, तब जैसे हम चाहे वैसे ही। मतलब आप भी बूथ कैप्चरिंग कर लिए होंगे। वही बात है। चुनाव जीते, चुनाव जीत गए ना। हाँ, तो उसमें तो राजीव बाबू का तूती बोलता तो था। तो उनके विरोध में जीते थे क्या? उनके विरोध में जीते थे, स्वाभाविक रूप से। उनके चहेते थे सुरेश बाबू। उस समय हम उपाध्यक्ष का भी चुनाव लड़े सुरेश बाबू के खिलाफ में, और 8 लोग एग्रीकल्चर यूनिट से हम लोग आते थे, उसमें 5 मेरे साथ थे। अच्छा। हमारी जमात के साथ थे। 3 लोग ही एग्रीकल्चर से जो निर्वाचित लोग आए थे, वो 3 ही थे। ये कब की बात होगी? 95 का। और सारे ऑफिसर्स ने, बाजार समिति का जो सेक्रेटरी था, स्टेट बैंक के जो मैनेजर थे, एग्रीकल्चर एसडीओ थे, और क्षेत्रीय विधायक जो थे, इन सारे लोगों ने, अनुमंडल पदाधिकारी जो थे, ये 5 वोटर थे ऑफिशियल वोटर्स, इन सारे लोगों ने सुरेश बाबू को वोट दिया राजू बाबू के दबाव में, और मैं चुनाव उपाध्यक्ष का हार गया था। एक छोटी सी चर्चा करके हम लोग ख़त्म करेंगे। बिहार कितना बदला है 90 के दशक, 70 के दशक, अब वर्तमान में जो व्यवस्था है हर तरह से, चाहे आम आदमी का जीवन स्तर, रहन सहन, या बिहार का इंफ्रा, कहाँ कहाँ बदलाव देखते हैं? बदलाव तो बहुत हुआ 90 के बाद से बिहार में। 90 के बाद से नहीं, 2005 के बाद से विशेष कहिए, 90 के बाद से तो बहुत बड़ी बदहाली बिहार के लोगों को भोगना पड़ा। लेकिन 2005 के बाद से बहुत सारी तब्दीलियां हुई, बहुत सारे प्रशासनिक ऐसे अच्छे निर्णय लिए गए कि आम आदमी को बहुत सारी सहूलियतें मिली। हम लोग मुंगेर जाना, पटना जाना, बेगूसराय जाना सोचते थे तो सोच के सिहर जाते थे कि ये इतनी मैंने खराब सड़क में कैसे जाएं। बिल्कुल। जहाँ 2 घंटा में पहुंच सकते हैं वहाँ 6-8 घंटा में भी नहीं पहुंच पाते थे। आप लोगों को तो मुंगेर उसमें मुंगेर जाना पड़ता था। हमारा ओल्ड डिस्ट्रिक्ट था, हमारा जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट भी वही था, तो बेलूर में जाते थे तो काफ़ी परेशानी होती थी। एक दिन पहले चलना पड़ता था। ट्रेन से प्रेफर करते थे, रोड से जाना भी प्रेफर नहीं करते थे। दूसरी बात, कानून व्यवस्था की इतनी जर्जर स्थिति इस राज्य में, सूबे बिहार में थी कि उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ। शाम के बाद कोई घर से निकलना नहीं चाहता था। आपका जिला भी कुछ उसमें प्रभावित हुआ था? हमारे जिला में भी अपराधियों का बोलबाला था। जैसे कुछ ऐसा अनुभव? 2 गिरोह तो निश्चित रूप से सक्रिय थे। एक तो अशोक महतो का गिरोह पूरी तरह से सक्रिय था, और अरली का जो हमारा पोर्शन था वहाँ तो सरकारी पदाधिकारियों की भी हत्या की गई। 2 वीडियो की हत्या की गई। दहशत का माहौल था। हमारे एक रिलेटिव कसार के थे, तनिक सिंह, बबन सिंह, उनकी हत्या हुई, ललन सिंह की। एक वर्तमान राजनीति पर थोड़ा सा आपसे मार्गदर्शन चाहेंगे कि अभी महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, अब तीसरा नया खिलाड़ी प्रशांत किशोर है। आप तीनों के समीकरण को देखते हुए बिहार की वर्तमान राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या होने वाला है बिहार में? क्या प्रशांत कुछ बदल देंगे, या नीतीश कुमार या भाजपा के गठबंधन की रणनीति काम आएगी, या तेजस्वी सीएम बन जाएंगे? तेजस्वी के सीएम बनने का जहाँ सवाल, सबसे पहले मैं तेजस्वी जी की ही बात करता हूँ। वो संभव नहीं है। वो जो क्यों संभव नहीं? वो जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं वो पूरा उनका नहीं होगा। इतना दागदार उनका छवि है, उनका बैकग्राउंड इतना गड़बड़ है, और वो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। अच्छा। जो उनका कथनी है और करनी है, इसमें बहुत अंतर है। इसलिए कि कहा उनको सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स, किसी भी जात का जो इंटेलेक्चुअल है, वो सोचता है कि इस
राज्य में शांति हो, अमन हो, इस राज्य का विकास हो। उसके लिए एनडीए से बेहतर कोई विकल्प नहीं। आज की तारीख में मान के मैं चलता हूं कि नीतीश कुमार का ग्राफ थोड़ा कमा है, नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ हुए हैं, हमको बोलने में कोई संकोच नहीं है, मैं जी। मैंने निर्विवाद रूप से इसको मानते हैं कि अब वो उनका जो पहले था स्वास्थ्य थोड़ा डिक्रीज किया है, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी है। और बावजूद इसके अभी भी जो विकास के कार्य हो रहे हैं, आम आदमी जो है गरीबी और गुर्बत में जी रहा है, उससे ऊपर उठाने के लिए जो प्रयास होना चाहिए प्रशासनिक स्तर पर, नीतीश कुमार की सरकार उसको कर रही है। प्रशांत किशोर जी की संभावना कुछ हद तक अभी समय लगेगा, पहला इलेक्शन उनका है, पहली बार पूरी उन्होंने मेहनत बहुत की है, लोगों को जगाने का काम किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जमात एक बन रही है उनकी, लेकिन इस चुनाव में बहुत कारगर हो पाएंगे ऐसा हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि जातीय जकड़न से जब तक लोग निकलेंगे नहीं, वोट का जो ये है मतलब नहीं टूट पाएगा, पूरी तौर पर तो नहीं टूट पाएगा कि एक वजह है। वैसे उनका जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम से हमारी सहमति है, मैं मानता हूँ जो उनकी सोच है, जो उनका प्रोग्राम जो अभी भाषण दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, कर क्या पाएंगे, सपना दिखा रहे हैं। सपना दिखाए थे केजरीवाल भी दिल्ली में, तो मौका भी मिला हाँ। लेकिन हश्र क्या हुआ दिल्ली का, सच्चाई दिल्ली की क्या थी, वो तो अब सारी चीजें जनता के तो सामने। कहते हैं कि भाई प्रशांत किशोर हम नहीं हैं, हम एकदम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, ये कह रहे हैं। और हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि ठीक है, जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं चलें, बिहार को। और तो एनडीए को नुकसान करेंगे क्या ये? नुकसान तो थोड़ा बहुत एनडीए को भी होगा और इंडिया गठबंधन को भी होगा। जब तीसरा विकल्प की जब बात चलेगी तो थोड़ा नुकसान, तो दोनों को नुकसान होगा, तब तो बैलेंस हो जाएगा। चलिए, तब हम इसी के साथ बात को खत्म करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।